Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you reproduction in plants chapter 12 from your class 7 science book. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कभी ना कभी आपके मन में भी ये बात आई होगी, है ना। तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग से, बिकॉज एनसीईआरटी जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक है और इसे आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। फाइन। सो पहली जो बात लिखी गई है, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, ये लिविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने की डेफिनेशन है कि बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, जैसे हैं वो वैसे ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी रखते हो। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइम कैरेक्टरिस्टिक है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। The production of new individuals from their parents is known as reproduction. तो नए नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन अपने पेरेंट्स के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलके बना है। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब पैदा होना या प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन मतलब फिर से अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। सो बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो प्लांट्स में भी रिप्रोड्यूस करने के बड़े सारे तरीके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे सारे एनिमल्स एक जैसा रिप्रोड्यूस नहीं करते। ह्यूमंस, डॉग, मंकी, काउ, बफेलो, इन सब का रिप्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कैट्स एंड डॉग्स का डिफरेंट है। वैसे ही सारे प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक जैसे एक तरीके से ही नहीं रिप्रोड्यूस करते। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो देयर कुड बी डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं रिप्रोड्यूस करने के, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस all this about in this video. First is the modes of reproduction. तो कितने तरीके हो सकते हैं? In class 6 you learned about different parts of a flowering plants. तो different parts फ्लावरिंग प्लांट्स के आपने पढ़े होंगे क्लास 6 में। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके ऊपर फूल लगते हैं। सारे प्लांट्स के ऊपर फूल नहीं लगते, ये आपने डिस्टिंग्विश किया होगा अभी तक। ओके, ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी है। फाइन। जैसे कि रूट्स वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, स्टेम जो है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और वाटर कंडक्शन, फ्लूइड कंडक्शन का काम करते हैं, फ्रूट्स वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। सो देयर आर वेरियस फंक्शंस। नाउ मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। तो रूट, स्टेम और लीव्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि ये वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट्स के, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये वेजिटेटिव यानी जो प्लांट है उसकी बॉडी का कंस्टिट्यूएंट है ये। ओके, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। तो कुछ समय के बाद ज्यादातर प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स बियर करते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा होगा मैंगो ट्री के ऊपर हमेशा तो फूल नहीं आते, उनका भी एक फ्लावरिंग सीजन होता है कि इसी सीजन में उनके ऊपर फूल लगेंगे। तो जैसे आपने देखा रोजेस में फूल कब लगते हैं? सर्दियों में लगते हैं। तो हर एक प्लांट का अलग अलग सीजन हो सकता है फ्लावर प्रोड्यूस करने का। सो इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी फ्रूट, मैंगो फ्रूट विच वी एंजॉय इन समर्स। तो जो फ्लावर्स लगते हैं मैंगो ट्री पे, उन्हीं से हमें फ्रूट बनता है। तो फ्रूट जो फ्लावर्स है वही आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी ईट द फ्रूट यूजुअली एंड डिस्कार्ड द सीड्स। तो जनरली हम फ्रूट्स खाते हैं और सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं। ओके, सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो ये सीड्स जो है वापस से जर्मिनेट करते हैं एंड देन दे फॉर्म न्यू प्लांट्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर सीड्स, राइट। नाउ सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स? तो ये फ्रूट्स का हमने देख लिया कि सीड्स बनाते हैं और
सीड से जो है वो नए प्लांट्स आते हैं। तो फ्लावर्स का क्या काम है, फ्लावर्स होते ही क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हमें पता है फ्लावर्स ही फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, बट हाउ एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का को इनिशिएट करने का, को शुरुआत करने का काम एक्चुअली में फ्लावर्स से ही होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो किसी प्लांट में जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। Okay, so now there are several ways by which plants produce their offsprings. Offspring मतलब जो बच्चे होते हैं उनको हम offspring भी कहते हैं, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म या बच्चों को हम offspring भी कहते हैं। So these are categorized into two types. अब plants जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे plants ही flowers bear करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स उनके पास फ्लावर्स ही नहीं होते। जिन प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते उनके पास जनरली फ्रूट्स भी नहीं होते, है ना। तो फिर वो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे, उनका क्या वेजिटेटिव पार्ट तो हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो इसी बेसिस पे कि बहुत सारे प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में एक पर्सन जो होता है वो मेल होता है, ठीक है, न्यू बेबीज पैदा करने के लिए, और एक पर्सन क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। इन दोनों के गैमीट्स आते हैं और उससे फिर हम बनाते हैं एक बेबी। नए लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। ये जो डेफिनेशन है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो इंडिविजुअल, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेम अगर हम फ्लावर्स में देखें, प्लांट्स में देखें, तो प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, या मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही फ्लावर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को, जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, जैसे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो, ठीक है। और जिन प्लांट्स के पास फ्लावर्स ही नहीं होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब ही उनका जो रूट है, ठीक है, रूट उनका या फिर स्टेम है, ठीक है, या उनकी लीफ है, ठीक है, इन्हीं से वो फिर वो क्या बनाएंगे, नए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ठीक है। सो देयर आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, ठीक है, बिना सीड बनाए भी नए प्लांट्स को पैदा कर सकते हैं थ्रू देयर रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी कटिंग आप लगाते हो और नए प्लांट्स उग जाते हैं। वहीं पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एक्सक्लूसिव थ्रू सीड्स, ओके। So new plants are obtained from the seeds in sexual reproduction. अब पहेली के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या है? पहेली thought that new plants always grow from seeds. पहेली सोचती है कि नए प्लांट्स हमेशा सीड से ही ग्रो करते हैं, but she has never seen the seeds of sugar cane. but उसने शुगर केन की कभी सीड्स देखे नहीं, उसने पोटैटो, आलू के भी सीड्स नहीं देखे हैं, रोज के भी सीड्स नहीं देखे। She wants to know how these plants reproduce. अब ये plants कैसे reproduce करते हैं, क्योंकि इसके seeds तो उसने देखे ही नहीं है। तो ये सारे plants कैसे reproduce करते हैं? They reproduce by means of asexual reproduction. Asexual reproduction में हम इन plants के किसी भी vegetative part को ही वापस से जमीन में लगाते हैं और वो नए plants को जन्म देते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो इसमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। सीड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सीड्स बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी थोड़े थोड़े डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब लगाना, उगाना, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? रूट से, स्टेम से, लीव से और बर्ड्स, जो बर्ड्स आती है
जो फूल सूख जाते हैं उनसे जो बर्ड्स नीचे रहती है, ठीक है, उनसे हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनको इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स। तो इसीलिए हम इस तरह के प्रोपोगेशन को, इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 12.1, कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद ए नोड। एक रोज या चंपा के पौधे में से एक ब्रांच काट लीजिए जिसमें कि एक नोड हो, ठीक है। नोड मतलब जैसे ये प्लांट है और ऐसे यहाँ पे एक नोड हो, ठीक है, यहाँ पे। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्न्ड एज कटिंग। तो इसको हम कहते हैं कटिंग, जिसको हमने कट किया है ये कटिंग है, ठीक है। बरी द कटिंग इन द सॉइल, इस कटिंग को सॉइल में आप गाड़ दीजिए। A node is a part of the stem or branch at which a leaf arises. जहां से एक लीफ अराइज होती है, जैसे ये स्टेम है, यहाँ से लीफ अराइज होती है, तो ये नोड है। इसमें एक नोड एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको जमीन में गाड़ेंगे तो क्या होगा थोड़े टाइम के बाद में, ठीक है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे करके और भी पत्तियां आने लगी और इसके नीचे रूट्स डेवलप हो गई और ये एक नए प्लांट्स में ग्रो हो गया। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। आप गिन सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो, रोज इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हो और देख सकते हो कि कितने दिनों में नई पत्तियां आई। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मनी प्लांट्स को भी आप ऐसे ही वेजिटेटिव तरीके से, जैसे एक स्टेम ले लिया, उसमें एक लीफ है मनी प्लांट की, इसको आप पानी में रख दीजिए, धीरे धीरे देखोगे कि यहाँ से रूट्स आ जाएंगी और ये पौधा और इसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपका मनी प्लांट ग्रो करने लगेगा। ओके, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक हमने रोज की कटिंग ली हुई है जिसमें नोट्स थे और थोड़े दिनों के बाद बर्ड इन द एक्सिल, हमें यहाँ पे एक बर्ड दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, एक नए रोज प्लांट में डेवलप हो जाएगा। सो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स developing into flowers. Apart from the flower bud, there are buds in the axil, point of attachment of leaf at the node of leaves which develop into shoots. तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोज की बर्ड दिखाई गई है यहाँ पे कि जहां से ये ब्रांच अटैच है वहां पे एक बर्ड होती है। अब यही बर्ड जो है नए शूट्स को जन्म देती है। नए शूट्स पे जो प्लांट, जब ये नया प्लांट डेवलप होगा तो यहीं से नए शूट्स आएंगी। ओके, नाउ these birds are called vegetative birds. Birds consist of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plants. तो ये vegetative birds को भी use करके आप नए plants बना सकते हैं। एक और activity दी गई है, activity 12.2. Take a fresh potato, observe the scars on it, and with the help of magnifying glass, you may find birds in them. तो एक आलू ले लेना है, एक पोटैटो ले लेना है और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखेंगे। दीज स्कार्स आर कॉल्ड आईज, इनको हम कॉमन लैंग्वेज में आईज भी कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। तो पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, ये इंश्योर करते हुए कि हर एक पीस के पास कम से कम एक आई जरूर हो, ठीक है। एंड वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। अब इनको मिट्टी में गाड़ के छोड़ दीजिए और उनकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व करिए। व्हाट डू यू फाइंड? जैसे आपने अगर इस तरीके से आलू को लिया, पोटैटो को लिया और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, यही बर्ड्स हैं इसके, ठीक है। तब ये बर्ड्स नहीं आई रहती हैं तो ये छोटी छोटी यहाँ पे आपको स्कार्स दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली में ये सारे ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप जब इसको कट करोगे तो एक पीस में एक पीस ये, एक पीस ये, एक पीस ये, ऐसे ऐसे करके आप कटिंग कर सकते हो कि कम से कम उस पीस में एक बर्ड तो जरूर जाए, इस तरीके से, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। इसी तरीके से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हो, है ना, अदरक, या जो आप कह सकते हो कि टर्मरिक यानी हल्दी। लाइकवाइज ओके, सो ब्रायोफाइलम, स्प्राउट लीफ प्लांट। ब्रायोफाइलम का आपने सबने देखा होगा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स.
इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट प्लेस, जैसे जिंजर में आप देख सकते हो, जिंजर में भी आप जब उसको लगाओगे तो यहाँ से रूट्स आने लगेंगे और ये नए जिंजर के प्लांट्स में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो ईच बड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की रूट्स भी न्यू प्लांट्स को जन्म दे सकती हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो और डहेलिया भी इसके एग्जाम्पल्स है जिनके रूट से हम नए प्लांट्स लगा सकते हैं। और ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि क्या है, लीफ की मार्जिन्स पे छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं ऐसे करके, जब ये लीफ गिर जाती है तो वहां से उसके ऊपर नए पौधे लगते हैं ऐसे लीव्स के, ये आपने देखा होगा सबने, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रायोफाइलम का एक पत्ता है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आने लगते हैं जिससे कि जब ये पत्ता कट के नीचे गिरता है तो ये प्लांट्स, ये जो यहाँ पे लगे हैं बर्ड्स, ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सो each detached part can grow into a new plant. अब बूचो क्या जानना चाहता है? बूचो wants to know if there is any advantage of vegetative propagation. Vegetative propagation करने का क्या फायदा है? अगर sexual mode of reproduction था तो vegetative reproduction से क्या हमें फायदा मिलता है? Right? So plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. तो बहुत सारे प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम उनको एसेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट, जैसे सीड है, सीड को जर्मिनेट करोगे, सीड में से पौधा आएगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ मोर टाइम, ओके, और पौधा बहुत छोटा होगा। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप एक जैसे, बिल्कुल जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में खासकर ऐसा होता है कि हम वेरिएशन नहीं देना चाहते, हम जैसा पौधा ये था वैसा ही पौधा, बहुत सारे पौधे एक जैसे ही बनाना चाहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से वेरिएशन नहीं आता है प्लांट्स में और बहुत सारे पौधे एक ही टाइम पे कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं, ओके। So plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. The new plants are exact copies of their parents. So this is very important कि they take less time to develop fruits and seeds and also they are exact copies of their parents. ये चीज फायदेमंद होती है as they are produced from a single parent. सिंगल ही प्लांट्स, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही रहते हैं, कॉपी रहते हैं, ठीक है। Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. तो जिन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ही प्लांट्स पे सीड्स बियर करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमंस है वैसे ही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है तो जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट से जो न्यू प्लांट बनता है उसमें आधे कैरेक्टर मेल प्लांट से आते हैं और आधे कैरेक्टर फीमेल प्लांट से आते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स में वेरिएशन के पूरे चांसेस होते हैं। वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कोई भी चांसेस ऑफ वेरिएशन नहीं होते हैं। तो ये तो था वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन का मेथड। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है बडिंग, ओके। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप ईस्ट को देख सकते हो, ऐसे गोल गोल सेल्स होती है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट बेकर्स ईस्ट, आप इसको बेकरी प्रोडक्ट्स में कोराइज और फ्लफी बनाने में इसको यूज करते हो, उसको ईस्ट कहते हैं ना। और अल्कोहल प्रोडक्शन में भी ईस्ट का काफी यूज होता है, ये फंगस है। सो इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो ये जो यीस्ट होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू बडिंग। जैसे एक यीस्ट है, उसकी सेल इतनी बड़ी थी, फिर वो और बड़ी हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दोनों सेल्स आपस में ही डिटैच हो जाती हैं और ये नई दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, ठीक है। सो दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो हम देखते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं यीस्ट की सेल्स जो है। और इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 12.3 to be demonstrated by the teacher. Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery or a chemist shop. तो आपको yeast का पाउडर थोड़ा सा ले लेना है और क्या करना है, टेक ए पिंच ऑफ yeast and place it in a container with some water. एक कंटेनर में रख देना है।
and add a spoonful of sugar and shake to dissolve. तो एक कप पानी में चीनी का थोड़ा सा घोल बना लेना है और उसमें यीस्ट का पाउडर डाल देना है, ठीक है। कीप इट अंडर वार्म पार्ट ऑफ द रूम, थोड़ा गर्म रखना है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे आपको रख देना है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड, इसकी एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे रखनी है। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, जैसे ये ईस्ट सेल आपको वहां पे डिवाइड करती हुई सेल्स दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोप के अंदर, नॉट बाय नेकेड आइज, नेकेड आइज से नहीं दिखता है ये। तो ये ईस्ट की सेल है, ईस्ट की सेल और खाना पीना खा के बड़ी होती गई शुगर सोल्यूशन में, शुगर इसको बहुत पसंद है, ये खाती गई बड़ी होती गई, तो इसकी सेल का साइज बढ़ गया, अब ये यहाँ से एक बड बनाने लग गई, ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं डेवलपिंग बड। फिर ये और बड प्रोमिनेंट हो गई, न्यू बड, फिर ये चेन ऑफ बड्स, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स बनाई, तो एक बड भी बना सकती है, 2 बड भी बना सकती है, 3 बड भी बना सकती है, ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स, न्यू सेल्स। फिर ये बर्ड्स क्या है, इस पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएंगे और फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यीस्ट सेल का फॉर्मेशन करती है। तो यीस्ट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, इनके मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस होता है और उसी CO2 की वजह से हमारा ब्रेड जो है राइज करता है, या अल्कोहल, इनका बाय प्रोडक्ट अल्कोहल होता है और अल्कोहल इंडस्ट्री में इसीलिए हम यीस्ट को यूज करते हैं। The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called the bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. The new yeast cell grows, mature and produce more yeast cell. अब इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, जो बेबी सेल है वो मेच्योर होते हैं, फिर वो भी बर्ड्स बनाते हैं, फिर वो बर्ड्स डिटैच होते हैं, फिर वो मेच्योर होते हैं, इस तरह से साइकिल goes on. Okay, now some another birds arise from the bud chain, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. और इस तरीके से बहुत थोड़े समय में बहुत सारी large number of yeast cells produce हो जाती हैं, ठीक है। तीसरा जो तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे कि कोई चीज ऐसी है और वो बीच से ब्रेक हो जाए, फ्रेगमेंट हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। और अगर ऐसे चीज हो कि इसको, ये जो टुकड़ा है और ये टुकड़ा, ये दोनों ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इस तरह के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन ponds और in other stagnant water bodies. जो तालाब होता है वहां उसमें हरा हरा कुछ तैर रहा होता है ना, उसको हम स्लिपरी सा रहता है, काई जैसा स्लिपरी, तो उसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड कहते हैं उसको, ठीक है। These are algae, okay? तो ये एल्गी फ्रेगमेंटेशन की वजह से डिवाइड करती हैं, ठीक है। दे एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल। एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. The process continues and they cover a large area in a short period of time. थोड़ी समय में पूरे के पूरे तालाब को ये लोग घेर लेते हैं, पूरे के पूरे तालाब का पानी ग्रीन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एल्गा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक एल्गा है, ये एक इसका फ्रेगमेंट था, ये फ्रेगमेंट टूट गया 2 हिस्सों में, तो ये दो इंडिविजुअल्स में ये डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जो चौथा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बनाते हैं, कुछ प्लांट्स स्पोर्स बनाते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट फंगी ऑन ए bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton mesh on the bread. जब आप ब्रेड बहुत दिनों तक भूल जाते हो फ्रिज में या ऐसे ही रख के, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। उस फंगस को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे स्पोर्स दिखेंगे, ठीक है। अब ये स्पोर्स अगर फट गए, टूट गए, हिल गए, तो ये फिर नई सतह पे जाकर के फिर से वहां ग्रो करने लगेंगे और फिर इस तरीके से अपनी स्पीसीज को ये प्रोपोगेट करते रहेंगे। तो ये स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। सो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द
एयर। जैसे ये है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, तो ये हाइफा है, ये स्पोर बना, इसके अंदर ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स हैं। तो जब ये स्पोरेंजियम डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है, हिल जाता है, तो उससे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और फिर वो नई सतह पे जाके ग्रो करते हैं। इसीलिए जब फंगस की एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर वो बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि ऐसे स्पोरेंजियम वो हमेशा बनाता है और बहुत सारे स्पोर्स रिलीज करता है, जिससे कि बहुत कम समय में ये पूरी जगह पे कॉलोनी बना लेता है, अपना माइसीलियम का जाल पूरा फैला लेता है। ठीक है, और न केवल प्लांट्स में ना केवल फंगस में, ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जैसे फर्न्स में। ठीक है, फर्न एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत सारे लोग इसको गमलों में लगाते हैं। तो जो फर्न है उसके प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसके नीचे आप देखोगे, जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है, छोटे छोटे ये स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर्स गिरते हैं तो ये नए प्लांट्स को उगाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोराई। ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज। सो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न्स, तो कुछ प्लांट्स में भी ये स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फाइन। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो हाई टेम्परेचर ये रेजिस्ट करते हैं कि हार्ड कंडीशंस आए तो ये खो ना जाए। तो जब अच्छी कंडीशंस आती हैं तो ये स्पोर्स ब्रस्ट करते हैं और फिर से ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसीलिए फंगस कई बार बहुत ज्यादा सफाई करने के बाद भी फंगस का कंटामिनेशन आता है, बिकॉज उनके स्पोर्स वहां पे रह जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. तो moss and ferns, moss क्या होता है? carpet like structure, grass like structure बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों ही प्लांट जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।